देहरादून में एक तरफ बजट सत्र आज से शुरू हो गया, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। दूसरी तरफ उत्तराखंड बीजेपी के 5 लोकसभा कैंडिडेट कौन होंगे, इसको लेकर पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट बीजेपी प्रदेश मुख्यालय को मिलनी शुरू हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बीजेपी ने चुनाव से पहले एक बार फिर से खेला कर दिया है, हजारों लोगों को पार्टी में शामिल करा दिया है। इस बार कोशिश ओबीसी वर्ग को टारगेट करने की रही है। ओबीसी वर्ग के 3 बड़े चेहरे अब बीजेपी के हो गए हैं। पूरी खबर विस्तार से लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूं, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आग्रह, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। चुनाव नजदीक आते आते तमाम तरीके के खेल देखने को मिल जाते हैं। आमतौर पर दूसरी पार्टियों में जो प्रभावशाली नेता होते हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ना सिर्फ उत्तराखंड के, देश के अलग अलग हिस्सों में भी। उत्तराखंड में वैसे तो कई कांग्रेस जनों को पहले ही बीजेपी में शामिल कराया जा चुका है, लेकिन अब पर्टिकुलर सेगमेंट के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, प्रभावशाली नेता हैं, उन्हें भी अपने पाले में खड़ा करने की कोशिश बीजेपी की रही है। बीजेपी ने उत्तराखंड में ओबीसी वर्ग के 3 नेताओं को अपने पाले में खड़ा कर दिया है। अगर इसको संसदीय सीट के हिसाब से देखें तो एक प्रभावशाली नेता हरिद्वार जनपद से है, एक प्रभावशाली नेता देहरादून से है और एक प्रभावशाली नेता उत्तरकाशी से है। देहरादून और हरिद्वार के जो ओबीसी नेता हैं, वो सीधा सीधा हरिद्वार लोकसभा सीट को प्रभावित करेंगे। इस उद्देश्य से उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया है। अशोक वर्मा कांग्रेस का एक चेहरा उत्तराखंड में होते थे। देहरादून की राजनीति, नगर निगम की राजनीति में वो काफी सक्रिय थे। उन्होंने कल अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से, और आज उन्होंने पूरे दल बल के साथ बीजेपी में ज्वाइनिंग अपनी दे दी। अब वो बीजेपी के हो गए हैं। अपने पुराने और परिचित जो नेता हैं, उनके साथ अब उनकी खूब बैठकें होंगी, जो वर्तमान में सरकार का हिस्सा है। हरिद्वार के एक और नेता हैं, उनका नाम है सुभाष वर्मा। जिला पंचायत के ये पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। हरिद्वार में इन्हें भी ओबीसी का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। ये भी अब बीजेपी में पूरे दल बल के साथ शामिल हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हरिद्वार में जो आउटर हरिद्वार है, मतलब जिला मुख्यालय के इर्द गिर्द का जो हरिद्वार है, ग्रामीण हरिद्वार है, जिसकी सीमा सहारनपुर से और जिसकी सीमा मुजफ्फरनगर से मिलती है, वहां पर कोई कमी बीजेपी ना छोड़ दे, इसलिए उस क्षेत्र के नेताओं को अपने पाले में खड़ा करने की कोशिश काफी महीनों से रही है। जिला पंचायत के जब चुनाव हरिद्वार में हो रहे थे, उस समय भी बीजेपी ने बीएसपी और कई दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने पाले में खड़ा कर दिया था, जो कि ओबीसी वर्ग के रहे हैं या फिर वो एससी वर्ग के रहे हैं। खासतौर से ऐसे वर्ग को उन्होंने टारगेट किया है जहां पर बीजेपी को लगता है कि यहां के मतदाता उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। एक और नेता है, उत्तरकाशी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनका नाम है प्रकाश चंद्र मुला। इनको भी पार्टी ने अपने पक्ष में खड़ा कर दिया है। यानी आज 3 ऐसे नेता बीजेपी के हो गए हैं जो अब तक बीजेपी के खिलाफ राजनीति किया करते थे। उत्तरकाशी संसदीय क्षेत्र के हिसाब से देखें तो टिहरी में आता है। यानी टिहरी और हरिद्वार, गढ़वाल मंडल की ये दोनों सीटों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बीजेपी ने यह खेला किया है। अब प्रतिक्रियाएं आनी लगातार शुरू हो गई हैं। जब अशोक वर्मा ने कल इस्तीफा दिया था, उसके बाद करण माहरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया था कि बीजेपी खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रही है। लेकिन एक सवाल कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए कि वो अपने नेताओं को अपने साथ
रोके जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब अगर कांग्रेस खोज ले तो दूसरे पर आक्षेप लगाने से वो शायद बच सकते हैं, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपनी पार्टी में कई महत्वपूर्ण नेताओं की उपेक्षा शायद हो रही है, उनको वहां पर सम्मान नहीं मिल रहा है, हो सकता है इसीलिए वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं। इसका दूसरा एक कारण यह है कि तमाम पिछले चुनावों में कांग्रेस की बीजेपी के हाथों लगातार बड़ी बड़ी हार हुई है, और इन हार से घबराकर हो सकता है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यह देखना अभी और महत्वपूर्ण होगा कि जब तक चुनाव आएंगे तब तक कांग्रेस के कितने और नेता घर छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। अब एक दूसरी खबर और है, बीजेपी ने 5 संसदीय सीटों पर पर्यवेक्षक तैनात किए थे, और ये पर्यवेक्षक लगातार अपनी टीम के साथ सर्वे करने में जुटे हुए थे। एक ऐसा सर्वे, एक ऐसा ओपिनियन पाने की ये कोशिश कर रहे थे जिससे इन्हें पता चल जाए कि उत्तराखंड में बीजेपी के किस व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए, किस संसदीय सीट पर कौन सा नेता अपना प्रभाव रखता है। उनका पैनल तैयार किया जाएगा और उसके बाद उस पैनल को दिल्ली भेजा जाएगा। इसी संदर्भ में मंगलवार को एक बैठक बीजेपी की एक बैठक है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की यह बैठक है। यह बैठक काफी महत्वपूर्ण होती है। इस बैठक में अगर आप देखें तो तमाम पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, तमाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, महामंत्री संगठन होते हैं और बाकी के महामंत्री होते हैं। लगभग 15, 16, 17 लोगों की एक टीम बैठती है और उनके सामने उन ओपिनियन को बताया जाता है कि वो पर्यवेक्षकों की जो गोपनीय रिपोर्ट है वो क्या कहती है। इस रिपोर्ट के आधार पर स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड अपना एक पैनल तैयार करेगा और हर सीट यानी 5 सीटों पर कुछ नाम दिए जाएंगे। अगर 3-3 नाम या 4-4 नाम होते हैं तो वो पैनल तैयार कर लिया जाएगा और उसके बाद उसे दिल्ली भेजा जाएगा, और दिल्ली में जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है बीजेपी का, उसके सामने वो पैनल पर चर्चा होगी और उसके बाद ही टिकटों का अंतिम रूप से बंटवारा होता है। ये एक प्रक्रिया है। तो इस संदर्भ की एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की मंगलवार को होनी तय है। इसके बाद बहुत सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि पैनल में किस किस को जगह मिल पाई है, यानी कौन कितना लोकप्रिय है। इसका एक बेसिक आकलन बीजेपी के पास जो स्थानीय इकाई है, उत्तराखंड इकाई है, उसके पास आ जाएगा और वो फिर दिल्ली में उन नामों को भेजेंगे। इसके अलावा जो हमने जिक्र किया था कि बजट सत्र की आज शुरुआत हो गई है। मंगलवार को उत्तराखंड सरकार अपना बजट विधानसभा में पेश करेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट काफी महत्वपूर्ण होगा। एक तो चुनाव का समय है, हालांकि राज्य सरकार के पास बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए बजट में होता नहीं है, क्योंकि पहले टैक्स लगने और वो सारी चीजें होती थी, उस पर भी अब बहुत ज्यादा कंट्रोल रह नहीं गया है, ना केंद्र का ना राज्य का, क्योंकि जीएसटी काउंसिल बहुत सारे फैसले कर लेती है। बजट एलोकेशन पर सबका ध्यान होता है कि किस विभाग को कितना फंड मिलने जा रहा है। एक बात वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने काफी दिन पहले स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने एक लिस्ट मंगवाई थी जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई थी कि किस विभाग ने कौन सा बजट इस्तेमाल किया, किस मद में कितना पैसा था, किस मद से कितना पैसा खर्च किया गया, कौन सा पैसा बच गया। जिन विभागों ने अपना बजट खर्च नहीं किया होगा उन विभागों के बजट में कटौती हो सकती है। इस तरीके के संकेत उन्होंने नहीं दिए थे, बल्कि इस तरीके की बात सीधे सपाट शब्दों में कह दी थी। अब यह पता चल जाएगा कि किस विभाग को कितना बजट दिया जा रहा है, और अगर किसी विभाग ने अपना बजट खर्च नहीं किया होगा तो यह सवाल उस विभाग के प्रमुख से, उस विभाग के मंत्री से जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर आपका विभाग बजट खर्च करने में क्यों पिछड़ रहा है। क्या योजनाएं नहीं बना पा रहे हैं या उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है? क्योंकि अगर बजट खर्च नहीं हो रहा है, इसका मतलब योजना जो बनाई गई थी, जिसके लिए बजट मांगा गया था, वो कहीं ना कहीं
ठीक नहीं थी और इसका खामियाजा आमतौर पर आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि योजना आम आदमी के लिए ही बनाई जा रही होती है। अब देखना यह है कि कल मंगलवार को किस तरीके का घटनाक्रम होता है, किस तरीके का बजट आता है और किस तरीके से स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, किन नामों पर चर्चा होती है, नामों का पैनल कैसे तैयार होता है और दिल्ली में कौन कौन अपनी पैरवी करने के लिए उसके बाद पहुंचता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आग्रह एक बार फिर से, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। खबर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों तक इस खबर को जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।